और क्योंकि ये SBS ओरिजिनल्स है तो जाहिर सी बात है कि ये ओरिजिनल रिपोर्ट तो बनती है ना। वॉर पर तरह तरह की फिल्में बनती रहती हैं, लेकिन पिप्पा नाम की फिल्म आ रही है जो युद्ध पर आधारित एक फिल्म है, लेकिन ये एक अलग तरह की फिल्म है और ये आधारित है कैप्टन बलराम सिंह मेहता की जिंदगी पर, उनके द्वारा लिखी किताब पर। हमसे खास बातचीत करने के लिए वो भी मौजूद हैं और इस फिल्म के जो सितारे हैं ईशान खट्टर, सोनी राजधान और फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राजा कृष्ण मेनन, हम सभी से खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। ईशान, आपसे शुरू करते हैं। आपने तमाम फिल्मों में काम किया है, हालांकि आपका करियर अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन युद्ध पर आधारित एक फिल्म में काम करना, एक वॉर हीरो, और इतने बड़े वॉर हीरो जिसको दुनिया जानती है, पहचानती है और उनका जो कारनामा था सबको याद है, ऐसे एक वॉर हीरो का किरदार निभाना आपके लिए कितना मुश्किल था और कितनी नर्वसनेस थी कि लोग आपको जज करेंगे कि कैसे आपने निभाया है? सबसे पहले तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा सर, ऑफ कोर्स रिटायर्ड एज ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता सर, आई एम प्लेइंग हिम एज अ कैप्टन, यंग कैप्टन। 1971 की जंग में ही वाज पार्ट ऑफ द यूनिट 45 कैवलरी एंड सो ये जो कहानी है ये 1971 की जंग की कहानी ज़रूर है, लेकिन ये एक फ़ौजी के नज़रिए से उस जंग को देखती है। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है एक युवा एक्टर के लिए, बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं। मैंने जब ये फिल्म शूट की थी तब मैं 26 साल का था। इत्तेफाकन जब सर ने ये युद्ध लड़ी थी वो भी 26 साल के थे। तो ऐसे जो हमारी जो शौर्य गाथाएं ऐसी ऑफ यंग ऑफिसर्स हु लेड फ्रॉम द फ्रंट एट ये हमें कम देखने को मिलती हैं और इस तरह से कम देखने को मिलती हैं। अलावा इसके ये कहानी एक टैंक रेजिमेंट के बारे में है, एक परिवार के बारे में है। हमारी फिल्म का मेन कैरेक्टर मैं कहूँगा है हमारा पिप्पा, जो एक एम्फीबियस टैंक था जो ज़मीन और पानी दोनों पे चलता था। तो बहुत एलिमेंट्स हैं इस फिल्म के जो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगे और नए लगे, और ये एक ऐसी कहानी है जिससे हम सबको गर्व होना चाहिए। इंडियन आर्मी में आई थिंक ये एक बहुत ही गर्व का किस्सा है कि हमने इस जंग में इंटरवीन करके बांग्लादेश को एक ऑटोनॉमी पाने में मदद की, और अगले दिन हम वापस आ गए विद 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड वी इवन प्रोटेक्टेड द प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो नियत की जहाँ तक बात रहती है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे कैरेक्टर का कितना बड़ा टेस्टमेंट है, हमने किस तरह से कंडक्ट किया इस जंग को। तो बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए बतौर एक एक्टर, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा कि पूरी तरह से किसी कहानी में डीप डाइव करने का मौका मिला मुझे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों ने वो जो रियल पिप्पा है जो पानी में टैंक तैरता है उसमें ही आप लोगों ने शूट किया, आप भी उस पर सवार थे? जी हाँ जी। इनकी मदद की वजह से, बलराम सर की मदद की वजह से, आर्मी की सहायता की वजह से हम लोग एक असली PT-76 टैंक के साथ शूट कर सके। If I'm not wrong, sir, the only one that the regiment the only had, one now in the country. The only one in the country, which is moving on tracks. Which is moving on tracks. देखिए, तो ये इकलौता वो PT-76 है जो उस जंग में इस्तेमाल किया गया था, जिसको आप इस फिल्म में देखेंगे। We got it fully functional. वो असल में पानी में चला और ज़मीन पे चला, and the guns movements were entirely mechanized and were functional. तो ये एक असली टैंक है। हमने कोशिश की जितना हो सके हम प्रैक्टिकली शूट करें, असली शूट करें, ताकि आप उस चीज़ को महसूस कर सकें, ना सिर्फ इमेजिन करें या VFX के तौर देखें, लेकिन महसूस भी कर सकें। सोनी मैम, आपने तमाम फिल्मों में काम किया है, एक अलग तरह की सेटिंग वाली फिल्म है इस फिल्म में आप ईशान की मम्मी का किरदार निभा रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी इस फिल्म में काम करने के अपने अनुभव को लेकर, और इस तरह की सेटिंग जो एक वॉर पर आधारित फिल्म है? ये एक्चुअली मेरे लिए ये जो मैंने शूट किया,
इस फिल्म के लिए वो कम था. मतलब I wanted it to go on longer. हालांकि we shot a lot in that time that I was there, but I enjoyed myself so much, and enjoyed playing mother to these wonderful actors and wonderful human beings, and Ishan, Brunal, and Priyanshu, who are unfortunately the other two are not here. But and the main thing was working with Raja sir, because right from the get go उनका जो clarity of thought था, और जो what he wanted to say with this family, because normally when you play a role of a mother, it's there but it's not there so much, you know. And here the family is very important इस कहानी में. बिल्कुल. तो ये family की नजरिए से पूरा मतलब जो conflict है और जो war, you know, the war that the nation fought, and the young boys who got to battle, and all that is a lot told through the family's gaze. And from the perspective of that, and how they, you know, the internal dynamics of the family as well play a very large part in the story. And I think that's what actually connects. जो audience का connection होता है वो इस family के through से होता है. And then of course then it goes on into the battlefield, and then it becomes a bigger story. But that is what I loved about the film, is that the family plays a very valuable and important part. जो मेरी अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में भी वो बहुत, you know, important हिस्सा है. सर, आज से 52 साल पहले आपने भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को जो आज़ादी दिलाई थी हमने, उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपने प्ले किया, फिर किताब लिखी और अब इस पर एक फिल्म बनी है. 52 साल हो गए इस बात को. किस तरह से देखते हैं इस पूरी जर्नी को, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने सेटिस्फाइड हैं आप इस फिल्म से, पिप्पा से? आपने जो कहानी लिखी उसी पर बनी और आप पर आधारित है. आई एम मोर देन सेटिस्फाइड. जिस प्रकार से पीपा बनी है, और जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और जो क्रू है और जो एक्टर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, दे हैव लेंट अ लॉट ऑफ रियलिटी टू द मूवी. बट जो एक्चुअल इवेंट है ऑफ 21 नवंबर, बैटल ऑफ गरीबपुर, उसके 3-4 स्पेशल फीचर्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. हाँ, बिल्कुल. विच आर नॉट कॉमनली नोन. बिल्कुल. पहले तो ये है कि ये जो टैंक है PT-76, ये 26 और कंट्रीज के अंदर ये इस्तेमाल किया जा रहा था फ्रॉम आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2. बट इंडिया के अंदर ही इस टैंक को पूरी तरह जो है एक्सप्लॉइट किया गया है, और वॉर टाइम के अंदर इसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, पानी पे भी और लैंड के ऊपर भी, वो जो है हम लोग डिस्प्ले कर पाए. दूसरा इसके अंदर बड़ी चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स ये हमेशा फीलिंग रही है दैट देयर आर मार्शल क्लासेस. इंडिपेंडेंस के बाद द ओनली स्क्वाड्रन व्हिच हैज कम अप इन द इंडियन आर्मी, इट इज कॉल्ड OIC, अदर इंडियन क्लासेस. मतलब ऑल दोज कैटेगरीज, ऑल दोज पर्सनल, ऑल दोज कम्युनिटीज जिनको ब्रिटिश ने जो है रिजेक्ट किया हुआ था, that they're not fit to be soldiers, not fit to be combat soldiers. They are the ones who were combatized and became part of 45 cavalry sea squadron. इसके अंदर आदमी बिहार से थे, बंगाल से थे, ओडिशा से थे, साउथ से थे, JNK से थे, गुरखास, everybody combined into one. Third important element is a family is a family which got displaced in 1947, right? And the mother gets widowed at the age of 35 in 1953. So this Pipa is a story based on this particular book, The Burning Shafis, of a mother and the progeny, the sons, the children, how they are participating as a displaced family to work out 10 million people who have come in from East Pakistan into India. सर, आपसे गुजारिश करूंगा आप अगर हिंदी में बोलें. जी. तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्प्लेस्ड फैमिली जो कि 1947 में एज ए फैमिली वी हैड टू मूव एंड कम टू पूना, यही फैमिली 1953 में इनके फादर की डेथ हो जाती है, मदर इज विडोड, और फादर की डाइंग विश है कि मेरे बच्चों को डिफेंस फोर्सेस के अंदर भर्ती होना चाहिए. और ये कमिटमेंट जो है वाइफ जो मदर है उसको जो है कंप्लीट करती है. एंड देन जब 1971 में
10 मिलियन ईस्ट पाकिस्तानीज रिफ्यूजी बन के हिंदुस्तान में आते हैं, उस लड़ाई के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उनको आज़ादी दिलाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर इशू ये है कि ये बैटल जो हुआ था 21 नवंबर को हुआ था। पाकिस्तान ने उस टाइम तक वॉर जो है डिक्लेयर नहीं किया था, बट पूरी दुनिया को पता था कितना टेंशन है और क्या क्या जो है होने वाला है। 21 नवंबर को जब ये बैटल हुआ, उसके अंदर जो बड़ी चीज़ ये है कि 14 पीपास compete कर रहे थे with 14 Shafi tanks of American origin, and all 14 Shafis were destroyed. And along with इसी के साथ साथ उनके जो F-86 जहाज थे, उनको 3 जहाज़ों को भी जो है गिराया गया। और ये इतना बड़ा बैटल था क्योंकि अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को 24 नवंबर 1971 में पार्लियामेंट के अंदर इस बैटल के बारे में मेंशन जो है करना पड़ा। और ये न्यूज़ जो है बिकेम द ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड इसका जो इम्पैक्ट था पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, यूरोप के अंदर, और किस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और उसी के साथ साथ दुनिया को ये क्लियर हो गया था कि इंडिया हालांकि अपने बॉर्डर खुले रखता है, राइट, बट 10 मिलियन रेफ्यूजीज की मदद के लिए, लड़ाई के लिए भी जो है तैयार है। और 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने फिर वॉर डिक्लेयर किया और 13 दिन के अंदर आपने इसका रिजल्ट जो है देख लिया। स्टार्टिंग पॉइंट था पीपा 21 नवंबर 1971। 13 दिन के अंदर ही पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ और हमेशा ये ग्लोरियस पास का हिस्सा रहेगा। राजा मेनन सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने इससे पहले 2016 में आपकी फिल्म आई थी एयरलिफ्ट, जो काफ़ी बॉक्स ऑफिस पर भी जिसने काफ़ी कमाल किया था और काफ़ी सराही गई थी, वो भी एक ग्लोरियस पास का हिस्सा है। और अब आपने इस पर एक फिल्म बनाई है जो इंडिया पाकिस्तान के बैकड्रॉप पर। मैं जानना चाहूँगा क्या वो बात थी, आपको लगा कि इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए? कैसे ये आइडिया आया? हालांकि आपने पहले किताब पढ़ी होगी, लेकिन कैसे ये दिमाग में आया कि इस पर फिल्म बनाई जाए? ये जो वॉर है जो 1971 में जो हुई, और जो उसका जो बेसिक आइडिया जो है वो मैं सालों से मुझे बहुत ही इंट्रिग करता आया है वो कि हमने क्यों बैटल किया, हमने अपने सोल्जर्स को क्यों भेजा था एक दूसरे कंट्री में दूसरे लोगों को लिबरेट करने के लिए, जो एक्चुअली देखा जाए तो हमसे कोई लेना देना नहीं था एक्चुअली एज अ कंट्री। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉर है क्योंकि ये एक ऐसा वॉर है जो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि हमने ना कब्जा करने के लिए गया, ना हमारी इसमें कोई एटलीस्ट ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए ये वॉर वाज इसमें कुछ हमारे लिए नहीं था। हमने हमारे लिए नहीं किया था, हम किसी और के लिए लड़ाई की। बिल्कुल। तो वो वॉर ही मेरे लिए बहुत ही एक अहम एक एक्सप्लेनेशन है, एक इंट्रीगिंग सिचुएशन है, एक मिसाल। तो जब ये मैंने बर्निंग चैफीज मेरे पास आई और बुक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दैट वॉर है जो हम दिखा सकते हैं। तो वॉर को भी वो सिचुएशन भी डिस्कस कर सकते हैं, वो जो सिचुएशन हुआ था और पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन इसके ज़रिए, ये कहानी के ज़रिए। तो वही था आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, एक टैंक बैटल जो एक फिल्म मेकर के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फिल्माने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट विजुअल्स है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं, वो एक चैलेंज जैसा होता है। तो वही आई थिंक द इंटरेस्ट। ईशान, हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो इस तरह की जो फिल्में होती हैं उसमें चाहे फिक्शनल फिल्म हो या हिस्ट्री पर बेस्ड फिल्म हो, जो वॉर हीरो होता है उसे काफ़ी ग्लोरीफाई किया जाता है, उसे काफ़ी लार्जर देन लाइफ दिखाया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? कितना रियलिस्टिक है और इसमें कितना फिक्शनलाइज किया गया है, कितनी लिबर्टी ली गई है? और ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या था आपके लिए, क्योंकि इस तरह की फिल्म में पहली बार आप काम करने जा रहे थे? देखिए, जहाँ तक रही बात हीरोइक्स की, मेरा मानना ये है कि हमने पूरी कोशिश की कि हम इसे जितना ऑथेंटिक रख सकें उतना ऑथेंटिक बनाएं।
हमने ये कोशिश बिल्कुल नहीं की कि हम इस कैरेक्टर को उठाने के लिए या लिफ्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करवाएं तो जो शायद उन्होंने नहीं की होंगी। कम से कम हमारी कोशिश ये थी। आई थिंक उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया जंग में और जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया और जो कहानी है जो इसका अकाउंट है, बाय इटसेल्फ एक बहुत ही गर्व की बात है और बाय इटसेल्फ बहुत ही हीरोइक एक्ट है। ऑफ कोर्स सर खुद कहते हैं कि इट्स आवर ड्यूटी, इट्स अ सोल्जर्स ड्यूटी, तो वो अपने हीरोइक्स को हीरोइक्स नहीं मानते, अपनी ड्यूटी मानते हैं। और यही हमारी भी कोशिश थी कि हम एक सोल्जर के नज़रिए से इस कहानी को देखें। और सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके? सबसे चैलेंजिंग आई थिंक ये था कि एक एक्शन फिल्म है, विसरल फिल्म है, बहुत ही जो शीले इवेंट्स हैं इस फिल्म में, बहुत ही लार्जर देन लाइफ सीक्वेंसेस हैं और उनको परफॉर्म करना बिना द क्रच ऑफ कूदना, उछल कूदना, ये सारी चीज़ें करे बगैर एक टैंक में खड़े होकर टैंक को कमांड करना और परफॉर्मेंस को यहाँ से होल्ड करना और उस फिल्म को की कहानी को आगे बढ़ाना, ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है। और इस चैलेंज को आसान किया राजा सर के प्रोसेस ने, क्योंकि जिस तरह से हमने ये फिल्म शूट की थी, हम लंबे लंबे टेक करते थे, असल में ब्लास्ट हो रहे थे, 600 लोग 500 लोग एक्स्ट्राज होते थे सेट पे, सब सीन दोहराते थे एंड इट रियली फेल्ट लाइक हम एक बैटल में हैं। अपनी हैसियत से छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जितना हम उस एक्सपीरियंस का जूस निकाल सकते थे हमने कोशिश की कि हम करें। जैसे कि मैंने कहा, हमने कोशिश की है कि जितना प्रैक्टिकल शूट कर सकते थे। पहली बार टैंक में जब आप सवार हुए, आपने पहली बार टैंक देखा और पहला सीन किया, तो क्या फीलिंग थी आपके मन में? रियल टैंक थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो जाएगा ये लफ्जों में बयां करना क्या फीलिंग थी, क्योंकि होता ये है कि जब आपको ऐसा मौका दिया जाता है, जब आप एक रियल सीक्वेंस शूट करते हैं जिसमें द रियलिटी ऑफ डूइंग जिसे हम कहते हैं ना, अगर एक ब्लास्ट असल में हो रहा है आपके बगल में, तो आपको उस चीज़ को इमेजिन करके परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपका जो शरीर है वो खुद ही रिएक्ट करता है। तो वो बहुत बड़ी एडवांटेज थी हमारे लिए। और एक तरह से ऐसा लगा जो हमारा काम है, कि हम यकीन करें हम क्या कर रहे हैं, बिलीव करें उस चीज़ में, वो काम आसान हो गया बिकॉज ऑफ द वे वी शॉट इट। तो उस टैंक पे सवार होके सर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम अपनी ज़िंदगी से अलग होकर एक ऐसे एक्सपीरियंस और अनुभव को हम जी रहे हैं जो हमने नहीं जिया है, और वही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। बस जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा ईशान और ब्रिगेडियर सर आपसे, क्या शूटिंग के दौरान आप सेट पे मौजूद होते थे कि कैसी फिल्म बन रही है, या आप अपने इनपुट देने के लिए जाया करते थे कि ताकि सारी चीज़ें ऑथेंटिक बने? और क्या ईशान आपने फिल्म में किरदार निभाने से पहले कोई इनसे मुलाकात की थी, बातचीत की थी, या इनसे टिप्स लिए थे? सर प्लीज गो फर्स्ट सर। ओके, मुझे पूरा मौका मिला कि जब भी शूटिंग होनी थी, प्लानिंग स्टेज के ऊपर भी, और जब भी शूटिंग होनी थी उस जगह के ऊपर पहुंच के मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकता था किस प्रकार से इन्होंने जो सेट्स हैं उनको कैसे अरेंज किया हुआ है, उसके पीछे कितने आदमी काम कर रहे हैं, लॉजिस्टिक्स क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या डाला हुआ है, कितनी प्रैक्टिस हो रही है, कितनी इनकी जो है ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुकी है। और कई सेंटर्स के ऊपर मैं गया, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि किस प्रकार से इस यूनिट ने, पीपा की यूनिट ने अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज किया था। और मुझे ऐसे लगा कि इनको सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी गई एज फार एज टैंक एंड टैंक वॉरफेयर इज कंसर्न्ड, बट ऑल्सो एज फार एज दैट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न्ड। बिल्कुल क्लॉकवर्क प्रिसिशन के साथ मुझे ऐसे लगा कि मिलिट्री कैंप जो है बना हुआ है, उसके अंदर ट्रेनिंग चल रही है और उसी के अंदर जो है शूटिंग चल रही है। एंड फॉर दैट आई कॉम्प्लीमेंट द प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड द एंटायर स्टाफ एंड द क्रू। आई थिंक दैट वर्कड विद अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ
और बड़ी डेडिकेशन के साथ, दैट मिलिट्री जो मिलिट्री मूवी है इट मस्ट लुक लाइक अ मिलिट्री मूवी। उसी के साथ साथ इन्होंने एक मिलिट्री एडवाइज़र रखा हुआ था जो कि हर एक स्टेज के ऊपर अवेलेबल था इनके पास, अ यंग मेजर ऑल्सो फ्रॉम द कैवलरी, जो कि इनको गाइड कर रहा था और हेल्प कर रहा था। ईशान, आप मिले इनसे पहले, शूटिंग के पहले, या इनसे टिप्स लिए? जी हाँ, मेरी पहली बातचीत उनके साथ हुई थी जूम कॉल पर, क्योंकि कोविड का वक्त था। इनफैक्ट राजा सर से भी पहली बार मेरी बात हुई थी जूम कॉल पर, जहाँ उन्होंने पूरी फिल्म की कहानी मुझे बताई थी। बलराम सर के साथ मेरी पहली मुलाकात शूटिंग के एक दिन पहले हुई थी, और वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक ख़ास मोमेंट था। उनके साथ बैठकर 1-on-1 बात करने का मौका मिला, और उन्होंने अपने अनुभव मेरे साथ शेयर किए, और जितने मेरे सवाल थे उन्होंने बहुत ही काइंडली और बहुत पेशेंटली उन्होंने जवाब दिए। एंड ही इज़ बिन अ गाइडिंग फोर्स, और ये बहुत ही कम होता है और बहुत ही बड़ा तोहफा है, मैं कहूँगा, फॉर अ फिल्म क्रू, कि जिस आदमी की कहानी पे आपकी फिल्म आधारित है वो खुद वहाँ पर मौजूद हैं, खुद शामिल हैं और आपको रास्ता दिखाते हुए चलते हैं। तो वो कम ही होता है ऐसा, और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात थी। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह का एक ग्लोरियस चैप्टर रहा है भारत पाकिस्तान के पृष्ठभूमि पर, ये जो चैप्टर रहा है, उसी तरह से लोग इस फिल्म को भी याद करें, इस फिल्म को भी सराहें, और इस फिल्म को बड़ी संख्या में लोग देखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई, बिग बॉस के घर में बुलाया गया मीडिया वालों को। जी हाँ ना, एक्चुअल में आमंत्रित किया था, लेकिन मीडिया के सामने ये डू नॉट टॉक का टेप लगा के क्यों खड़े हुए हैं सब? क्या है ना कि बिग बॉस का घर है, यहाँ पर नॉर्मल तरीके से तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये सब क्या है, आइए बताते हैं। बिग बॉस के घर में कंटेस्टेंट के मुंह पर लगा टेप जिस पर लिखा हुआ है डू नॉट टॉक, क्योंकि बिग बॉस के घर में आजकल जो चल रहा है उससे बिग बॉस को यह अंदाजा हो गया था कि कहीं मीडिया के रूबरू कंटेस्टेंट ने अगर कुछ कह दिया तो वो ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। नील ऐश्वर्या को देखिए, जो दोनों खुशी खुशी पहुंचे दिवाली बैश में, लेकिन इनका भेस बदला बदला सा है। इनके पहुंचते ही आपको लगा होगा कि शायद अब नील को ऐश्वर्या चिढ़ाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुंह पर टेप लगा हुआ था, वरना शायद वो एंटरटेनमेंट आप देख पाते। सारी विमेंस इस दिवाली बैश पर काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुंह पर लगा टेप देख ऐसा लग रहा था कि जैसे चांद पर दाग लग गया हो। खैर, बिग बॉस खुद प्रिकॉशंस लेना चाहते होंगे कि कंटेस्टेंट दिवाली बैश पर मीडिया के सामने कहीं एक दूसरे को बैश ना करें। जैसे एक छोटी सी झलक सामर्थ, अभिषेक और ईशा के बीच देखी गई। ईशा, समर्थ और अभिषेक तीनों जब तस्वीरें खिंचवा रहे थे तो मीडिया चाह रही थी कि तीनों एक दूसरे के साथ अच्छे से पोज करें, लेकिन कुमार अभिषेक ने ये करने से मना कर दिया। हालांकि समर्थ और ईशा उन्हें बुलाने की कोशिश भी कर रहे थे। पर वही अभिषेक खानजादी के साथ बड़े ही अलग अंदाज में नजर आए। तब उन्हें खानजादी के साथ पोज देने में कोई दिक्कत नहीं हुई।
अंकिता लोखंडे और मनारा दोनों भी बड़े अच्छे मूड में नजर आए। तो वहीं मुनव्वर और मनारा को भी देख लीजिए, जो इनके पोज से इनकी दोस्ती झलक रही थी। ठीक इसी तरह बाकी कंटेस्टेंट भी तैयार होकर मुंह पर टेप लगाकर मीडिया के सामने रूबरू हुए। वो इसलिए ताकि कोई भी कंटेस्टेंट मीडिया कर्मी से बात ना कर सके, ताकि अपनी कोई बात घर के बाहर भी ना पहुंचा सके। बिग बॉस के घर में दिवाली बैश की झलक तो आपने भी देख ली, लेकिन घर के अंदर अब क्या धमाका होगा वो आने वाले दिनों में जरूर पता चल जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये टीवी की दुनिया में जितनी आसानी से गुंडों को जमा करके कहीं पे भी भेज दिया जाता है ना, ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा किरदार जो है ना वो अंडरवर्ल्ड से एकदम 1-to-1 बेसिस पे कांटेक्ट में रहते हैं। अब कुंडली भाग्य में ही देख लीजिए, ये जो गुंडों के बीच में पूरा परिवार फंसा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये सब निधि का किया धरा है। वरना खोप देंगे। शौर्य, तुझे किसने कहा था यहाँ पर आने के लिए? देख, तेरे सामने इसके टुकड़े टुकड़े करता हूँ। कुंडली भाग्य में कौन किडनैप हुआ है, ये दिवाली पार्टी में कितने गुंडे आए हैं, किसने भेजा है, वो तो आप इतने दिनों तक एपिसोड में देख ही रहे होंगे और आगे भी देखते रहेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस बहुत लंबा जो चल रहा है। बिन बुलाए गुंडे तो आए नहीं हैं, ये सब कुछ निधि का किया धरा है, लेकिन निधि ही गायब है। नहीं, इस बार कामयाब होंगे। हमारे पार्टीज में गुंडे आते रहते हैं, लेकिन लूथरास कामयाब हमेशा होते हैं। तो इस बार भी आपस में सब लोग बहस कर रहे हैं, बट मैं सबको कंट्रोल करके उन गुंडों के साथ लड़वाऊंगी एंड हम लोग ऑब्वियसली कामयाब होंगे। अब जब घर वाले फंस गए हैं तो भाई मनीष बाबू भी है, ऋषभ भी है, राजवीर भी है, बुआ और दादी भी है। इस सबको परेशानी है कि आखिर ये हुआ तो कैसे। खबरदार, जो मेरे बेटे से इस तरीके से बदतमीजी से बात की, मैं उसका बाप हूँ, उसके साथ बदतमीजी से मैं बात कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। मैं फिलहाल उसे डांट रहा हूँ, तुम बीच में मत कूदो। मेरी वजह से क्या? और तेरी वजह से हो रहा है, किसकी वजह से? तुम लोगों के सर पे बहुत नाच रही है और तुम लोग इतनी शांति से बात कर रहे हो, डर नहीं लगता? और अभी मुझे गुस्सा आया हुआ है और मैं अपने बेटे को डांट रहा हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करो। मुझे लगता है ऐसी कोई पार्टी हुई ना जहाँ गुंडे नहीं है तो मैं बड़ी बोर हो जाऊंगी, बिकॉज हर पार्टी में गुंडे आते ही हमारे घर पे। और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि ये सारे सिचुएशंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बिकॉज एक कॉमेडी सीन भी था मेरा और भाई का, विच वॉज वेरी क्यूट। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस ऑल्सो टू वॉच ऑल दिस। अब घर में इतने सारे सदस्य हैं और अगर ये सब एक हो जाए ना तो इन गुंडों को वो चुटकियों में बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, या फिर यूँ कहें धूल चटा देंगे। अरे हम हैं ना, हम बचा लेंगे सबको। और अब शुरुआत भी कुछ ऐसी ही हो गई है, जहां पर ऋषभ और मनीष जी मिलकर कुछ बातों में प्लान कर रहे हैं। किडनैपर्स को लगेगा कि बाप बेटे तो आपस में ही झगड़ा करने लग गए, फिर क्या यहीं से वो गुंडों को धूल चटवाएंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
भाई सीरियल नथ जेवर या जंजीर में ये जो जीत है ना, ये कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं, कुछ नहीं बहुत बदले बदले से नजर आ रहे हैं। देखिए ना, गोपाला के सारे कपड़े ही जला डाले। वैसे इनकी ये हरकत करके ना यहाँ पर भी लग रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। I mean, कहीं ये जीत का कोई बहरूपिया तो नहीं? क्योंकि क्या है ना कि टीवी की दुनिया में तो हम शक्ल यूं मिलते हैं, यूं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, क्योंकि लोग कब गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दें कोई नहीं जानता। आज जीत को देखकर तो यही लग रहा है। जीत को ऐसा क्या हुआ कि गोपाला के सारे कपड़े, उसके गहने और उसकी पिक्चर को आग लगा रहा है। जीत तो गोपाला से इतनी नफरत भी नहीं करता। जीत की इस हरकत को देखकर तो मानो इंसानियत से भरोसा ही उठ गया हो। अज्जू जीत काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि जीत अज्जू है या फिर अज्जू जीत है या फिर वो दोनों कोई और है या फिर ये क्या है, ये सब कुछ आपको हमारे टेलीकास्ट में पता चलेगा। लेकिन आई कैन टेल यू दिस दैट काफ़ी सारा थ्रिल है, काफ़ी सारा सस्पेंस है और काफ़ी सारा ड्रामा है जो आने वाला है। ओह, तो बात यहाँ कुछ और है। यहाँ तो महाभारत का खेल रचा गया है गोपाला के लिए, ताकि जीत और गोपाला के बीच आग लगाई जाए। बात दरअसल ये है कि जो जीत नजर आ रहा है, असल में ये जीत नहीं बल्कि अज्जू है, जो जीत का मास्क लगाकर ये कांड कर रहा है। लेकिन सच भला कहाँ छुप सकता है। आग की एक चिंगारी ने अज्जू की सच्चाई को सामने लाकर रख दिया, और जब सच सामने आया तो वहाँ देखो कौन पहुँच गई। गौरी, जो अज्जू को देख पहले तो मेहमान नवाजी में एक थप्पड़ जड़ती है, क्योंकि ये तो गौरी की चाल होती है जो अज्जू का इस्तेमाल कर रही है। और अगर अज्जू का सच सामने आ गया तो अज्जू के साथ साथ वो भी लपेटे में आ जाएगी। और ठीक उसी समय देखिए गोपाला भी आ जाती है, लेकिन गौरी और अज्जू दोनों उसकी नजरों से बच निकलते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जल रही है, आग लगी हुई है और गौरी और अज्जू का आमना सामना होता है। ऑडियंस के लिए पहली बार वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन वहाँ पर अज्जू को एक थप्पड़ पड़ता है गौरी से। अब ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये तो आपको टेलीकास्ट में पता चलेगा, लेकिन कुछ तो खिचड़ी पक रही है। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। गोपाला आज भले ही परेशान नजर आ रही हो, लेकिन उसके सामने गौरी का ये भी सच सामने आकर रहेगा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पंड्या स्टोर में लीजिए नताशा पर हो गया है जानलेवा हमला। ठीक है, मतलब हमला हुआ, बात समझ आती है, लेकिन उसके साथ ये जो ड्रामेबाजी हो रही है ना, दैट गॉट अस थिंकिंग कि भैया ये जो ड्रामा श्रामा हो रहा है, ये सब इसलिए तो नहीं हो रहा ताकि ईशा की घर वापसी कराई जा सके। मुझे बचाने आ जाओ प्लीज प्लीज। खच्चर के लिए तो है ही पंड्या स्टोर में भाई कितना बड़ा कंफ्यूजन आ गया है। एक तरफ मकवानास खतरे में है तो दूसरी तरफ पंड्यास भी। अब घर की बहू नताशा का एक आइडिया था कि घर की बेटी ईशा को उसके घर लेकर आने का, जहां पर भाभियों ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर कोशिश की ईशा को किडनैप करके घर ले जाने की। वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। सो हम 3 राक्षस हैं
जो पंड्या स्टोर पे आए हैं। आप लोग बताएं हम कौन हैं? हम ईशा को किडनैप करने आए हैं। तुम मेल हो या फीमेल हो? वो हम रिवील नहीं करेंगे। चलो रिवील कर ही देते हैं। तो ये जो मास्क है इसके पीछे 3 खूबसूरत लड़कियां हैं। अभी हमारी खूबसूरती दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर मकवाना हाउस में सब उल्टा पुल्टा हो गया। अब देखिए नताशा फोन पर बात कर रही है, तभी कुछ गुंडे आ गए हैं चेहरे पर मास्क पहनकर। अब नताशा को ये लग रहा है कि ये तो मेरे ही घर की औरतें हैं, डरना क्या। उसे नहीं पता कि असली गुंडे आ गए हैं अपने चेहरे को छुपाकर। ट्रबल ऐसी हो गई कि कुछ मास्क के साथ अपने आ चुके हैं, चोर आ चुके हैं, रॉबर्स आ चुके हैं। सो वो अपने जो पंडे हाउस में मास्क वाले रॉबर्स हैं वो तो हमारी भाभियाँ हैं, तीनों मकवाना भाभीज़। बट जो मकवाना हाउस में रॉबर्स हैं वो हैं रियल मास्क रॉबर्स। अब छोटी सी बात को लेकर इतना कन्फ्यूजन हो गया है, कैसे बचेगी नताशा? क्या सही समय पर हीरो की एंट्री होगी या फिर ये महिला मंडली मिलकर ही खुद को बचा लेगी? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भैया हमारी टेलीविजन की सासू माएं चाहे जैसे भी हो, मानना पड़ेगा कि पूर्णिमा के जो ससुर जी हैं ना, वो सभी ससुर जियों की जो इम्प्रेशन है, इमेज है, उसको चमकाने में लगे हैं। मेरा मतलब है, देखिए ना, टीवी के ये ससुर जी हैं जो अपनी बहू को उसका हक दिलाकर रहेंगे, पत्नी का हक। हमको ऐसा लग रहा है कि 3 दिन पहले हम जहर खा के मर काहे नहीं गया, ऐसा लग रहा है हमको। एक तो बेशर्मी सब सीमा पार कर दिया, ऊपर से हमसे आंख लगा। और वो बचा नहीं बात कर रहा, आप कहते फालतू बात कर रहा हूँ। बाबूजी ने तुम्हारी बात को समझा है। एक ससुर जी अपने बहू के हक के लिए अपने बेटे के खिलाफ जा रहा है, और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि अपनी बहू पूर्णिमा को उसने बेटी माना है, और कोई भी पिता अपनी बेटी का घर बसाना चाहता है, उजाड़ना नहीं। यहाँ पर पूर्णिमा के ससुर जी जानते हैं कि सिद्धार्थ गलत है, शादीशुदा होने के बावजूद वो दूसरी औरत के साथ रहना चाहता है, और आज यहाँ पर सिद्धार्थ अपने घर वालों को यही कहने आया है कि मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब हमारे और हमारी पत्नी के बीच का मामला है, हम निपटा देंगे, आप बीच में मत। और ये सब हमरा और हमरे बेटे के बीच का मामला है, आप बीच में बताइए। हम आपसे कहें तो इसका जवाब क्या देंगे आप? क्या जवाब देंगे आप? हमरे बेटे का मामला है, बेटी पहले आई थी कि पत्नी? जवाब दीजिए। बेटी पहले आई थी कि पत्नी? अब एक पिता को जो सही लग रहा है वो करते हुए आप उन्हें देखेंगे। अच्छा नहीं लग रहा ऑब्वियसली, क्योंकि पति ने दूसरी औरत को चुना तो एक पत्नी को कैसा ही लगेगा। मुझे एक्चुअली बुरा लग रहा है पूर्णिमा के लिए, मेरे अपने कैरेक्टर के लिए मुझे बुरा लग रहा है। अपने ही बेटे को रस्सी से बांध दिया है ताकि वो घर के बाहर ना जा सके। अब पूर्णिमा भले ही पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो इतना जानती है कि किसी को भी जबरन बांधकर अपना नहीं बनाया जा सकता है। जब तक 2 इंसानों के दिल नहीं मिलेंगे
तब तक उनके बीच प्यार हो ही नहीं सकता है। पूर्णिमा भले पूर्णिमा है पर पूर्णिमा कमज़ोर नहीं है और पूर्णिमा कभी भी सिचुएशन में ऐसे गिव अप नहीं करेगी। शी इज़ अ फाइटर ऑल्सो। ठीक है वो गांव से है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो अपने में एक फाइटर तो है। बट क्योंकि किसी की लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है और वो फिर भी झेलते हुए आगे बढ़ रहा हो, तो ऑफ कोर्स शी इज़ अ फाइटर ना। तो वो गिव अप नहीं कर रही है और वो बच्चों को लेकर के रूम में जा रही है कि आप बच्चों से भी नहीं मिलना, जाओ दूसरी औरत के पास तुम। और लवली बवली हमेशा से कोशिश करते रहेगी कि पूर्णिमा किसी तरह चली जाए। आज यहाँ पर पूर्णिमा ने एक बार फिर से बड़प्पन दिखाया और सिद्धार्थ को छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है कि सिद्धार्थ यहाँ से जाएगा तो सही, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो पूर्णिमा के पास आएगा। अब भाई अगर वो दूसरी वाली के पास ही रह जाएगा तो कहानी में नमक मिर्च कैसे लगेगा। नमक मिर्च के लिए तो जरूरी है ना कि वैम्प और हीरोइन दोनों एक साथ रहे, तभी कहानी में असली तड़का लगता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल सौभाग्यवती भव, हालांकि सीरियल अभी बंद होने जा रहा है, लेकिन जाने से पहले भी ना आपको ड्रामे का थोड़ा सा टेस्ट देते हुए जाएंगे। क्या है ना कि विराज बहुत परेशान है अपनी बेटी को लेकर। जाहिर सी बात है कि भैया हर पिता जो है अपनी बेटी को लेकर परेशान रहते हैं, तो जाते जाते मेरे ख्याल से इस परेशानी का हल मिल ही जाएगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ही इज क्वाइट परेशान। खुशी कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगर एंटीडोट समय पे नहीं मिला तो क्या वो होता है? वो नहीं मिला। विराज, काम डाउन। हाउ कैन ही से? विराज, राघव को मारोगे तो खुशी भी मरेगी। प्लीज अभी खुशी पे ध्यान दो। राघव से माइंड गेम्स खेलने हम लोग। I don't care what game he's playing. शो सौभाग्यवती भव से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। शायद उनके भाग्य में दर्शकों का प्यार ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ये शो बहुत जल्द अलविदा कह सकता है। जब शो अलविदा कहेगा तो उसका लास्ट डे तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन यहाँ खुशी दुनिया को अलविदा कहने की कगार पर है। एक पिता सारी दुनिया से जीत जाता है, लेकिन अपने बच्चों के आगे हार जाता है, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही हुआ है विराज के साथ, जो अपनी बेटी की तकलीफ को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। विराज आज खुद को लाचार और असहाय समझ रहा है, क्योंकि खुशी की तकलीफ इतनी बढ़ चुकी है कि उसके दर्द को कैसे दूर करे कुछ समझ नहीं पा रहा। विराज, राघव को मारोगे तो खुशी भी मरेगी। बदला पूरी जिंदगी ले सकते, लेकिन अभी हमें खुशी पे ध्यान देना होगा। वो नहीं मरेगी। She will not die. मैं एंटीडोट लेकर आऊंगा, उसके हलक से लेकर आऊंगा। विराज, प्लीज अभी खुशी पे ध्यान दो। राघव से माइंड गेम्स खेलने हम लोग। I don't care what game he's playing. अगर खुशी को कुछ भी हुआ ना तो सर आपको जो भी करना है प्लीज जल्दी कीजिए। खुशी। बात दरअसल ये है कि खुशी की बीमारी का इलाज अगर किसी के पास है तो वो राघव है, क्योंकि खुशी को जब तक एंटीडोट नहीं दिया जाएगा तब तक खुशी खतरे से बाहर नहीं होगी। इसलिए तो वो जोर जोर से सांस ले रही है और वहाँ पर खड़ा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहा, जिसके चलते विराज डॉक्टर की गिरबान भी पकड़ लेता है, लेकिन वहाँ पर सिया उसे काम डाउन करती है। अगर एंटीडोट समय पे नहीं मिला तो क्या वो होता है? वो नहीं मिला। विराज, काम डाउन। हाउ कैन ही से? इंजेक्शन देने के कुछ देर बाद खुशी को होश आ जाता है, जिसे देख विराज और सिया के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। अब राघव और विराज के बीच दिमागी खेल शुरू है। वो दोनों एक दूसरे को हराना चाहते हैं, लेकिन बाजी कौन मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बाजी से याद आया, असली बाजीगर तो यहाँ पर राघव यानी कि धीरज धूपर है, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि धीरज शो को छोड़ सकते हैं। इस पर तो हमें ये कहना पड़ेगा ही कि कश्ती डूबने से पहले ही उतर जाना ठीक है, ताकि डूबने वालों की लिस्ट में नाम दर्ज ना हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक तो मुझे लाइफ में ये बात समझ नहीं आई कि आपको अगर अपने दिल की बात बतानी है तो आपको नशे का सहारा क्यों लेना है। क्या है ना कि आप नशे में रहेंगे तो आधे लोग तो आपको सीरियसली नहीं लेंगे, सोचेंगे अरे पिया हुआ है इसीलिए कुछ भी बोले जा रहा है। इसलिए इट्स ऑलवेज बेस्ट कि भैया व्हेन यू आर कंप्लीटली इन अ सेन माइंड, यानी कि आप बिल्कुल होशो आवास में हो, तब बात करें। बहरहाल अब मेरी तो कोई सुन नहीं रहा है तो बिंदिया को देख लीजिए, नशे की हालत में ही सही लेकिन अपने दिल की बात इन्होंने बता ही दी। नशे में अक्सर इंसान सच कहता है, ऐसा लोग मानते हैं और माने भी क्यों ना जब सामने हम कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। ये देखिए कि बिंदिया आज नशे में है और अपने इस नशे की हालत में उसने कृष्णा जी से अपने दिल की बात कह दी है। कृष्णा जी, एक बात कहना, आपने चाहे हमें झूठा प्यार दिखाया कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों पीती है ये बहुत ज़रूरी क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ तो, और जैसे दोस्त लोग कहते हैं कि इसको पीते ही सारा गम बाहर निकल जाता है, तो मैं भी जाता हूँ कि चलो मैं अपना गम भी बाहर निकालूंगा, और उतने में ये आ जाती है वहाँ पे और ये छीन लेती है बोतल। और जब तक मेरी और निक्कू की कुछ आपस में कुछ वो चल रहा होता है कि भाई ऐसे ये क्या कर रही है, ये वो उधर देख रहा होता हूँ, इतने में ये पीछे से बोतल गटक जाती है। ये अभी भी नशे में है। हाथ में हथकड़ी पहना दी है कृष्णा जी को और खुद भी वही हथकड़ी पहन ली है। दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा हो इससे पहले पायल धमक पड़ी। अब पायल को लग रहा है कि कुछ हुआ है जरूर इन दोनों के बीच, इसीलिए तो वो भड़क गई है। ये सब क्या है? ये क्या है कृष? जवाब दो हमें। पायल तुम जैसा सोच रही हो अरे बिंदिया, शांत रहो ना। अब पायल जिसके मन में खोट होता है ना, उसे आपके जैसा ही सब कुछ लगता है, लेकिन यहाँ पर बिंदिया दिल की सच्ची है। आपकी तरह वो गोल गोल घुमा कर बातें नहीं करेगी। उंगली किसको दिखा रही हो तुम? जल्दी से नीचे करो ये उंगली को। छोड़ो। नीचे करो। अरे छोड़ो। वो हमको उंगली कैसे दिखा सकती है? और वैसे भी कृष्णा बिंदिया का पति है, तुम्हारा नहीं। तुमने तो धोखे से उसे अपना बना रखा है। जब कृष्णा को पायल की सच्चाई का पता चलेगा तब क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? क्या तब वो बिंदिया को अपनी जिंदगी में पत्नी का दर्जा देगा? अब ये सब तो बहुत लंबी बात है। फिलहाल तो पायल का जाल कृष्णा पर बरकरार है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है बातें कुछ अनकही का सेट, जहां पर सोनिया और वंदना मिले हैं। अब भाई वंदना सोनिया को समझा रही है कि वो जो कर रही है वो बहुत ही गलत है। खैर ये समझाना बुझाना तो होता ही रहेगा। अब शो में जल्द ही दीपावली का ट्रैक शुरू होने वाला है, तो जरा देखिए वंदना रंगोली बना रही है और उसे रंगोली बनाता देख कुणाल खुश हो रहा है।
फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं कुमकुम भाग्य की, जहां पर दशहरा चल रहा है और दशहरे में राजवंश आया है। अब राजवंश को जिम्मेदारी दी गई है कि रावण दहन उसी के हाथों होगा, जबकि वो दुविधा में है कि ऐसा करे या ना करे। अब कुमकुम भाग्य है तो भाई रावण दहन पर कुछ ड्रामा, कोई ट्विस्ट तो जरूर होगा, क्योंकि कुमकुम भाग्य का ये इतिहास रहा है कि रावण दहन में कोई न कोई रावण के अंदर छिपा जरूर रहता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो तेरी मेरी डोरियां। साहिबा अंगद के लिए प्लान करती है, यानी कि वो उसे सरप्राइज देना चाहती है ताकि उसका अंगद उसके पास आ जाए। समंदर के किनारे अंगद के लिए साहिबा ने खास तैयारी की है और जब से शो की टीआरपी बढ़ी है ऐसा लगता है कि सेट पर काफी खर्चा भी किया जा रहा है, क्योंकि इस सीन के लुक एंड फील पर खास ध्यान दिया गया है। लेकिन देखिए, कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। जैसे ही साहिबा अंगद के पास आती है, फिर क्या वहाँ गुंडे पहुँच जाते हैं और वहीं अंगद को एक लात पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंगद पर सनी भारी पड़ने वाला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो गुम है किसी के प्यार में। अक्का साहब तो ये चाहती हैं कि सभी किसी भी तरह से ईशान की जिंदगी से चली जाए, इसलिए उन्होंने एक लड़की को ढूंढा है जिसका नाम है रेवती और वो चाहती हैं कि रेवती की ही शादी ईशान के साथ हो। रेवती, तुम्हारा मन है ना? हाँ तो कर लो, जाओ ईशान। अरे घर आई मेहमान का ऐसे दिल नहीं दुखाते, है ना? और जब मेहमान इतनी प्रिटी हो तो बिल्कुल नहीं दुखाना चाहिए। जाओ कर लो। अक्का साहब, आपको नहीं लगता हमारा एक साथ ये सब करना थोड़ा जल्दी है? अरे पूजा ही तो है। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और लोग कितनी भी साजिशें कर लें, जो होकर रहेगा उसे कोई नहीं रोक सकता। तो देखिए कैसे एक ठोकर ने ईशान और सवी को मिला दिया और अक्का साहब के लिए जो ना होना था आखिर वही हुआ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शो इमली। कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, जहां पर अगस्त को पुलिस गिरफ्तार करने आएगी, वो भी वारंट लेकर। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है वो आप खुद ही देख लीजिए। प्लीज, तुम फिर से क्यों आई? इट्स नॉट सेफ हियर। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। गो! अब तुम जहाँ जाओगे हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे बाबू। आगे की कहानी जानी राधा रानी। ये शेर तो ढेर हो गया, अब तू का बचाने कौन आएगा रानी?